गुड मॉर्निंग बच्चों। हम प्लस टू क्लास की केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स यूनिट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स देखिए, हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल किए थे। उसमें साथ के साथ चल पड़ा कि जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। रेट कांस्टेंट जिसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी एसआई यूनिट पूछे जाते हैं, यानी कि यूनिट क्या है उसकी, ठीक है, यूनिट के बारे में पूछा जाता है कि कांस्टेंट की वैल्यू कैसे यूनिट कैसे निकाली जाती है। देखो, वो जर्नल फार्मूला है कि याद रखना आपने, बोलते हैं मतलब जर्नली कंसंट्रेशन की पावर जो है वो क्या है कि 1 - n, और क्या है, पर टाइम। अब देखिए, इसकी कंसंट्रेशन की यूनिट क्या कहते हैं, मोल पर लीटर। इसकी पावर क्या होगी, 1 - n। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पर सेकंड, यानी सेकंड और पर है ही। तो देखो, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लो कि जीरो ऑर्डर के लिए है, किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए। तो क्या आ जाएगी यूनिट, मोल पर लीटर। इसकी पावर क्या आ गया, 1 - 0, और क्या है, पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या आ गया, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद मान लो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी गई है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट उल्टा भी पूछा जा सकता है, मोल पर लीटर फ्रैक्शन कौन से ऑर्डर की है, तो जीरो ऑर्डर की है कि फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। तो वो आपने याद रखना है। तो देखो, मोल पर लीटर और 1 - n की वैल्यू क्या है, 1 फर्स्ट ऑर्डर है। तो उसके बाद क्या आ गया, पर सेकंड। 1 - 1 क्या होता है, 0। तो समथिंग की 1 होता है, तो क्या होगी इसकी यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर की, पर सेकंड यूनिट। मान लो कि सेकंड ऑर्डर के लिए निकालना होता तो 2 रख देते, तो क्या आ जाता है, मोल पर लीटर, और क्या आ जाएगा, 1 - 2, और क्या आ गया, पर सेकंड। तो यानी कि क्या आ जाएगा, पर मोल, और क्या आ जाएगा, लीटर की प्लस हो जाएगी, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पर सेकंड, ठीक है। तो याद रखिए इस चीज़ को। तो ये पूछा जा सकता है कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, या सेकंड ऑर्डर, या थर्ड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, या यूनिट दे दी और उल्टा ही पूछा जा सकता है कि किस टाइप की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये, ठीक है। उसके बाद आगे टॉपिक है आपका, वैसे मेनली तो आपका है जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है ही। वैसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो पूछा जा सकता है। देखिए, जर्नली आपने पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर की पढ़ी थी आपने पीछे, कि भाई जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, यानी इट मीन्स क्या है, कांस्टेंट रहे। तो दूसरा फर्स्ट ऑर्डर क्या था कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो ओनली 1 होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन 1। तो अब क्या है, सेकंड ऑर्डर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर, यानी रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड होगा, तो वो याद रखना है, डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड होना चाहिए भाई, ठीक है, रिएक्टिंग स्पीसीज। तो वो याद रखना है आपने। तो ठीक है, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी। जैसे एग्जांपल कोई दिया जाए, तो एग्जांपल ले लिया आपने, जैसे HI है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसको कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल आगे लगा दिया, तो H2 और क्या आ जाएगा, I2, ठीक है। तो अब देखो इसके मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। तो इसका मतलब कितने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा देखिए, उसके बाद आगे टॉपिक चलता है अपना थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, क्या, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। देखो भाई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या कहलाती है, यानी कि अब आपको समझ ही गए कि दोज रिएक्शन विच इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड रहे, डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड रहे, 3 रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, 3 रिएक्टिंग स्पीसीज कैसे, जैसे मान लो कि NO+ में O2 क्या बना देगा, NO2। तो बैलेंस करेंगे, तो इसको बैलेंस करने के बाद क्या आ जाएगा, 2। तो अब देखो इसके मॉलिक्यूल कितने हो गए, 2, और एक रिएक्टिंग स्पीसीज ये हो गया, तो कितने के ऊपर डिपेंड करा, 3 के ऊपर। तो दिस इज नोन एज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, क्या, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन,
उसके बाद छोटी ही डेफिनेशन है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब देखो कोई रिएक्शन है उसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी, तो अब कि कैसे डिफाइन किया जाएगा। देखो आप जर्नली पढ़ते हैं कि कोई दो रिएक्टिंग स्पीसीज़ हैं और वो आपस में कंबाइंड होते हैं, कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करने के बाद क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बना दें या दो प्रोडक्ट बना दें, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि मस्ट बी कोलाइड है, आपस में कोलाइड करने चाहिए और क्या बनाना चाहिए, प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। यानी दोज रिएक्शन इन विच द क्या है, इन विच द नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स या फिर आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। तो आयंस या फिर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल कोलाइड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोलाइड करें, कंबाइंड हो जाएं, कोलाइड टू ईच अदर टू फॉर्म क्या बना दें, टू फॉर्म। याद रखना है आपने, क्या बना दें, प्रोडक्ट भाई, ठीक है, क्या बना दें, प्रोडक्ट। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करें और कोलिजन भी ऐसा होना चाहिए कि ताकि वो क्या है, प्रोडक्ट बना सकें। और प्रोडक्ट ना बने तो क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो। तो अब देखिए डिफरेंस पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और क्या है, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। अब देखो दोनों की डेफिनेशन याद है ही, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में दोनों की डेफिनेशन याद है। देखो कैसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा था, यानी कि इट इज़ द, कोई एक्सप्रेशन लिख लेते हैं रेट लॉ का, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू के इंटू में ए की पावर ए और क्या था, बी की पावर बी। तो अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, इट इज़ द सम ऑफ द, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ द पावर ऑफ द, किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो पावर है कंसंट्रेशन की, उसके सम को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जबकि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, जो एटम्स हैं यानी कि जो रिएक्टेंट हैं आपस में कंबाइंड कोलाइड होने चाहिए, कंबाइंड होने चाहिए और क्या बनाना चाहिए, प्रोडक्ट बनना चाहिए कोई ना कोई, ठीक है, मस्ट बी कोलाइड टू ईच अदर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो दोनों के डेफिनेशन का डिफरेंस हो गया। अगला देखो भाई, ठीक है, तो देखिए दूसरा डिफरेंस है, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम क्या है, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है। तो याद रखना है आपने, तो इट कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो कैलकुलेट किया जाता है भाई, कैलकुलेट, ठीक है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई एडिंग द स्लोवेस्ट स्टेप, बाई एडिंग ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप, एडिंग ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप। तो स्लोवेस्ट स्टेप के ऐड करने के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, स्टेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो याद रखोगे, तो याद रखिए इस बात को, क्योंकि एक एक स्टेप करके ऐड करते हैं ना मॉलिक्यूल या आइटम्स। तो तीसरा है भाई, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो इट कैन बी क्या हो सकता है, जीरो ऑर्डर, क्योंकि आपने पढ़ा था अभी क्या जीरो ऑर्डर भी हो सकती है कोई रिएक्शन, ठीक है। और कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इन फ्रैक्शन में भी हो सकती है, क्या हो सकती है, फ्रैक्शन में, यानी बिन में भी हो सकता है भाई, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो जीरो तो हो ही हो सकती है, साथ ही साथ कहते हैं कि जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा क्या है, इट ऑलवेज बी वोल नंबर, क्या होगा, वोल नंबर, हमेशा ऑलवेज भी क्या आता है, वोल नंबर, यानी कि एक संख्या होगी। अगला है इट इज़, कौन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कहता है कि एप्लीकेबल, कहता है इट इज़ एप्लीकेबल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू सिंपल एज वेल एज, यानी सिंपल रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है, एज वेल एज, साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ ये बताते हैं कि एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल के लिए भी एप्लीकेबल है भाई, ठीक है। जबकि ये जो है यानी मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो ओनली, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली, किसके लिए है, ओनली टू एलिमेंट्री, किसके लिए है,
एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है भाई। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। थैंक यू।